जनाब, वेलकम बैक। आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और काम की बात में आज हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से। आज का शो ज़रूर गौर से देखिएगा। अगर आप ऐसी तकलीफ से गुजरते हैं, इसमें डॉक्टर ने आपको अभी बताया ऑस्टियोपोरोसिस आपको है, अब आप सोचते हैं कि भाई ज़िंदगी कैसे गुजरेगी इतनी तकालीफ के साथ, तो आज हम आपको भरपूर कोशिश करेंगे कि एक गाइडलाइन प्रोवाइड की जाए कि बेहतर आप कैसे गुजार सकते हैं ज़िंदगी को अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसी हड्डियों की तकलीफ से गुजर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ये बताने के लिए हमारी फेवरेट डॉक्टर शबाना नाज, जो कि हैं न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट। इसके अलावा जो है मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हैं, जिसमें से मैं कुछ बताना चाहूँगी। सितारा पाकिस्तान अवार्ड 2021-22, शान पाकिस्तान अवार्ड, हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान अवार्ड, टैलेंटेड पाकिस्तानी अवार्ड, सिन्फ आहन अवार्ड, और साथ साथ ना सिर्फ ये ऑस्टियोपोरोसिस पे बात करेंगी बल्कि बहुत सारी और भी फील्ड्स हैं जिसमें ये कमाल जो है वो एक महारत हासिल करती हैं। यूके सर्टिफाइड हैं प्रैक्टिशनर एंड सॉफ्ट टिश्यूज़ मोबिलाइजेशन पे, इसके अलावा के टेपिंग पे, ड्राई नीडलिंग पे, डायनामिक कपिंग पे, स्पोर्ट्स इंजरी से जो लोग गुजरे होते हैं उनको भी ये ट्रीट करती हैं। वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शबाना, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपके साथ ना बड़ा मुश्किल होता है उस टॉपिक पे रहना जो कि है, सिंस आपको इतनी सारी चीज़ें पता है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर शबाना ख़ास तौर पे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में कि अगर इस बीमारी को हम डिस्क्राइब करना चाहें तो बेसिकली क्या है ऑस्टियोपोरोसिस? देखिए, हमारा जो फील्ड है ही न्यूरोमस्कुलर, उसमें जो बेसिकली हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को, यूजुअली आते हैं मसल्स के होते हैं या फिर बोन्स के होते हैं, उन बीमारियों के अलावा जो सीरियस हो। लेकिन मेजॉरिटी जो केसेस हैं, आप देखें सबको दर्द होता है, उठने बैठने में तकलीफ़ होती है, हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। इसीलिए हमारे फील्ड का इतना ज़्यादा मतलब इसके स्कोप है और इतनी ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों को कि लोगों अगर हम इस पर ही प्रोग्राम करें, आप यकीन करें 80% लोगों के प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएं। ये जो प्रॉब्लम दर्द में भागे जा रहे हैं, एमआरआई करा रहे हैं, स्कैन, अगर आपको थोड़ी सी अवेयरनेस हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाती है। आपके करीब के लोगों की, आपके बूढ़े पेरेंट्स की, आपको बहुत ईजीली आप उनको हैंडल कर सकते हैं बगैर डॉक्टर्स के पास जाए। उनके बिस्तर सही करके, उनकी चेयर सही करके, उनके शूज़ सही करके, उनकी पोजीशन, उनकी डाइट, इस तरह की चीज़ें अगर हम उनको प्रोवाइड कर लें अवेयरनेस, तो आप यकीन कीजिए हमारे डॉक्टर्स का खर्चा जो है वो आपका 50% रह जाएगा। वाह, अगर हमें पता हो तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ग़िज़ा है, एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल है। मुझे बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो क्या कैल्शियम की कमी की वजह से होता है? वजह क्या होती है कि डेवलप? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो दो वर्ड्स हैं। ऑस्टियो का मतलब है बोन्स, सबको पता है ऑस्टियो का, और पोरोसिस मींस पोरस बोन, यानी बोन्स जो है उनमें पोर्स बन जाते हैं, या इसको ब्रिटल बोन भी कहते हैं, वीक बोन भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। सिंपल सा आप ये समझिए कि हड्डियाँ भुरभुरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, उसकी वजह से हमें बड़ा रिस्क होता है। अगर हम ज़रा सा भी गिरे, ज़रा प्रेशर दें तो हड्डी टूट सकती है। डिपेंड करता है कि आपका ऑस्टियोपोरोसिस किस उस पर है। अब ये नहीं कि अगर आपको ऑस्टियोपीनिया, आप डर गए, घबरा गए, आप चलना छोड़ दिया, बैठना छोड़ दिया। इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आज हम लोगों को बताएंगे। लोग समझते हैं हमें ऑस्टियोपोरोसिस है, बिल्कुल चलना छोड़ दिया, बिल्कुल काम करना छोड़ दिया। हमारे पास औरतें आती हैं, वो औरतें पहले समझते थे कि जिन लोगों को डेफिशिएंसीज होती हैं तो चलो उन औरतों को प्रॉब्लम होता है। हमारे पास वो लोग आते हैं वेल ऑफ फैमिली से, नौकर चाकर हैं, बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और वो हिलते ही नहीं है। उससे क्या हो रहा है, उनका ऑस्टियोपोरोसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होता है, वेट बढ़ जाता है, फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम स्पेशली जो है लोगों को ये अवेयरनेस देंगे कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो भी गया है, उसकी रीज़न क्या है, आपने किस तरह प्रिवेंशन करनी है और किस तरह से आपने उसको मैनेज करना है। ठीक है, तो रीजंस पे पहले आते हैं कि रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं उनकी मुस्तकिल रीमॉडलिंग होती है। रीमॉडलिंग यानी अल्लाह ताला ने जैसे हमारी फैक्ट्री बनाई हुई है, एक चीज़ टूट रही है, एक चीज़ बन रही है। एक ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं, जो कि कट करते हैं, यानी हमारी पुरानी हड्डियों को रिमूव करते हैं और उसकी जगह ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स हैं जो उन सेल्स को बनाते हैं। यानी हड्डियाँ 5 से 10 साल में, 7 से 10 साल में जो है आपकी हड्डी नई बन जाती है, अगर आपकी पूरी बोन डेंसिटी नॉर्मल हो। तो ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक निज़ाम है कि आपकी हड्डियां खुद ही रिन्यू हो रही हैं, रीमॉडलिंग हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, जब हमारा बनने का अमल जो है वो स्लो हो और टूटने का अमल ज़्यादा होना शुरू हो जाए। तो उसमें टूटने के अमल में सबसे अहम चीज़ जो ऑस्टियोपोरोसिस में होती है वो ये होती है पीक बॉडी मास। पीक बोन मास का मतलब ये होता है कि आपकी हड्डी कितनी मजबूत है, यानी जो ये डिपेंड करता है बचपन से लेके अब तक 25-30 साल जो है वो आपका
आपका पीक बोन मास होता है। अच्छा, इसमें कोई जेनेटिक भी हो सकती है या कैल्शियम इनटेक इंपॉर्टेंट है बहुत? हाँ, तो ये जो पीक बोन मास होता है ये वो होता है जो बचपन से लेके 30 साल की उम्र तक आपने हड्डियों के ऊपर लगाया, कितना कैल्शियम खाया, कैसी डाइट ली, क्या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल था, एक्सरसाइज दी, वॉक, यानी आपने बिल्डिंग बनाने से पहले कितना सरिया कितना सीमेंट उसमें डाला, तो अब आप उसके बाद उसको बिल्डिंग को आगे बना सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऑस्टियो आपने 25 से 30 साल आपका पीक होता है जब आपकी हड्डियों की डेंसिटी पूरी होती है, और वो बचपन से लेके अब तक। वो डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे, आपका डिपेंड करता है कैल्शियम इनटेक पे, आपका डिपेंड करता है बैलेंस डाइट पे, और आपकी वॉक और एक्सरसाइज। जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं उनका कैल्शियम डिपॉजिट होता है, विटामिन, क्योंकि हड्डी जो है हमारी वो सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनी होती, उसमें बहुत सारी 2 तरह की चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक में जो है वो आपके पास प्रोटीन होती है, कोलेजन प्रोटीन होती है, सेल्स होते हैं जो मैंने बताया ऑस्टियोक्लास्ट है, ऑस्टियोब्लास्ट। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीज है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, ये सब मिलके बोन की डेंसिटी। अगर आप बोन का स्ट्रक्चर देखें जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता नहीं होता, बिल्कुल उसमें छोटे 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 सुराख होते हैं, होल होते हैं, कैविटीज़। ये कैविटीज़ क्या करती हैं, हमारी हड्डियों को हल्कापन करती हैं, एयर मतलब उनमें से गुजरती है हड्डियों के ऊपर, और उसके बाद ये इसके अंदर पिलर्स और कॉलम्स होते हैं, ये हमारी बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। जैसे अब हमारी ये जो बोन है इसके 2 हिस्से होते हैं, एक तो ये हिस्सा होता है कॉर्टिकल जो बाहर सख्त वाला हिस्सा, ये जैसे हर बोन में आपको नजर आ रहा है ना, इसके अंदर अगर आप इस तरह से इस बोन को देखें, इसके अंदर से ये अगर आपको दिखे, इसमें भी दिख रहा है ये जो अंदर उस साइड से, हाँ थोड़ा सा साइड पे करेंगे तो दिखेगा। ये वाला जो नीचे से अंदर वाला हिस्सा है, इसको कॉर्टेक्स के अंदर का जो हिस्सा है कॉर्टेक्स के, वो मेडुला कहलाता है, सॉफ्ट हिस्सा होता है, ठीक है, ट्रेबिकुलस बोन भी कहते हैं। ये ट्रेबिकुलस बोन्स जो हैं ये इसके अंदर जाले की तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये हमारी बोन को स्ट्रेंथ देता है। ये सब कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये पोटेशियम, ये सारी चीज़ों से मिलके बनता है। अब अगर हमारी बोन्स का जो है ये अंदर वाला हिस्सा कमज़ोर हो जाता है, इसका कैल्शियम कम हो जाता है, इसके पोर्स बड़े हो जाते हैं। अब करीब करीब पोर्स होते हैं तो हड्डी मजबूत होती है, पोर्स इसके बड़े हो जाते हैं। जब इसके पोर्स बड़े हो जाते हैं हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाती है। जब ये हड्डी अंदर से कमज़ोर होती है तो इसके ऊपर ये जो कॉर्टिकल लाइनिंग है, ये कॉर्टेक्स है इसका, ये पतला होना शुरू हो जाता है और आपकी हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाती है अगर इसके ऊपर प्रेशर आए। अब जैसे ये स्पाइन का है, देखें ये स्पाइन है, इसके ऊपर अगर जैसे हमें ऐसे प्रेशर आएगा कंप्रेशन फ्रैक्चर हो जाएंगे क्योंकि अंदर का हिस्सा इसका कमज़ोर हो गया। आपने जैसे दीमक किसी चीज़ को खा जाती है तो वो लकड़ी कमज़ोर हो जाती है, वो एकदम से प्रेशर से टूट जाएगी, ऐसे धक्का दिया तो टूट जाएगी। तो इसमें सबसे अहम इसकी वजह ये होती है, वैसे तो इसकी कई रीज़न है लेकिन बेसिकली इसको 2 रीज़न इसकी होती हैं। सबसे पहला एज की वजह से, सिनाइल के आपकी एज के साथ साथ आपकी हड्डियाँ टूटने का अमल तेज़ी से हो रहा होता है और आपका बनने का अमल स्लो होता है। सेकंड जो है वो मीनोपॉज, अगर जिन औरतों के अंदर मीनोपॉज जल्दी हो जाता है, कुछ औरतों को 40 साल से पहले हो जाता है, कुछ को ऐसा होता है कि वैसे भी जो नॉर्मल मीनोपॉज भी होता है 50 के बाद, एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हमारा हार्मोन का होता है। ये हार्मोन हमारा कैल्शियम और विटामिन डी जो है इसको मेंटेन करता है। एस्ट्रोजन हमारी बॉडी का कैल्शियम जो है वो, अगर एस्ट्रोजन कम होगा तो बॉडी का कैल्शियम भी कम हो जाएगा। एस्ट्रोजन बॉडी में बोन्स का कैल्शियम कम होने से रोकता है। तो मेनोपॉज के बाद आपका एस्ट्रोजन कम हो जाता है। अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है तो आपका एस्ट्रोजन लेवल अगर डिस्टर्ब हो गया तो भी आपको मेनोपॉज हो सकता है। अच्छा, दूसरी इसकी वजह जो होती है वो ये होती है, उसको हम सेकेंडरी ऑस्टियोप्रोसिस भी कहते हैं। वो होती है कि किसी भी बीमारी या किसी वजह से आपको ऑस्टियोप्रोसिस हो गई। अच्छा, ये भी हो सकता है, किसी और बीमारी से भी लिंक हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां, जैसे सबसे बड़ा तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, अगर हमारा देखें अब जो इंटरनेशनली रिसर्चेस हो रही हैं, लोग समझते हैं हड्डियां कमज़ोर हो गई, कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में इस पे इतनी रिसर्चेस हो रही हैं, ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि आपकी लाइफ जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो हम ये सोचते हैं कि किस तरह से हम इस ऑस्टियोप्रोसिस से बचा जाए। इसमें एक रिसर्च जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये है कि जब आपकी बॉडी के ऊपर वज़न पड़ता है, जैसे अब आप खड़े हैं, आपके मसल्स के ऊपर, बोन्स के ऊपर वेट आता है या वेट बियरिंग एक्सरसाइज, तो आपके जो ऑस्टियोब्लास्ट जो सेल नई हड्डियां बनाते हैं वो तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, उनका काम और तेज़ हो जाता है और वो बड़ी जल्दी आपकी बोन्स बनाना शुरू कर देते हैं, बोन्स की रिपेयरिंग शुरू कर देते हैं जी। तो इसीलिए जो लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बैठे रहते हैं, वेट गेन करते हैं, तो उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे अहम चीज़ तो ये है। दूसरा, मैं एक सेकंड में ज़रा एम्फसाइज करना चाहती हूँ, इतनी अच्छी इन्होंने ऑफ कोर्स एक रिसर्च बेस्ड बात बताई है, इतना डॉक्टर शबाना पढ़ाई करती है इस बारे में कि हम कहते हैं ना कि भाई एक्टिव लाइफस्टाइल रखना चाहिए, बस ये कहते हैं चुप हो जाते हैं, मगर एक्चुअली ये रिसर्चेस इसके पीछे रीज़न है कि जब आप चलते फिरते हैं, खड़े होते हैं, उसके एक्चुअल फ़ायदे हैं एज़ कम्पेयर टू के बेड पे लेटे लेटे आपके ऑस्टियोप्रोसिस से। मैं
मैं तो हिल नहीं सकती। जी डॉक्टर। तो इसके अलावा जो है मैंने जैसे आपको बताया कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और फिर जो छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम समझते ही नहीं है, निकोटीन या सिगरेट जो स्मोकिंग करते हैं उन लोगों के अंदर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन उनकी हड्डियों में कम होता है। यानी जो अब देखें, ये नहीं होता कि कैल्शियम आपने ले लिया, असल चीज़ ये है कि आपने जो कैल्शियम लिया वो आपकी हड्डियों में कितना गया एब्जॉर्प्शन। हाँ, अब ये तो नहीं आपने खाया और निकल गया, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपका कैल्शियम खाने के बाद आपकी हड्डियों तक नहीं पहुंचने देते। उसमें निकोटीन, जो स्मोकर्स हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, या फिर जो कैफीन, जो ज़्यादातर चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इसमें कैफीन जो है आपकी हड्डियों में कैल्शियम जज्ब नहीं होने देती। डॉक्टर शबाना, आप चाय कॉफ़ी भी ना पिए, थोड़ा बिल्कुल ना पिए या कम कर दें? कम कर दें। देखिए, हर चीज़ मॉडरेट अमाउंट में लेनी चाहिए, उसके साथ आप दूसरे काम करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें। अच्छा, ये तो वो फैक्टर्स हैं जो आप इजीली इसको ख़त्म कर सकते हैं ना। एक है हेरिडेटरी, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ज़ाहिर उसको आप कम नहीं कर सकते, लेकिन आप केयरफुल हो सकते हैं कि आपकी फैमिली में ये हिस्ट्री है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा जो बहुत एक और चीज़ है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी जो है वो आपको ऑस्टियोप्रोसिस होती है, जैसे थायराइड। क्योंकि हमारे, जैसे मैंने बताया, हड्डियों में कैल्शियम जज्ब करने का जो है वो 3 हार्मोन जो कि हमारे थायराइड से जो है वो निकलते हैं, कैल्सिटोनिन कहते हैं और पैराथायराइड हार्मोन। कैल्सिटोनिन अगर आपके खून में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो वो कम करता है, और पैराथायराइड आपके खून का अगर कम हो जाए तो वो हड्डियों से कैल्शियम खींच के ब्लड लेवल को कंप्लीट करता है। यानी ये 2 अहम हार्मोन्स हैं हमारे। उसके बाद एस्ट्रोजन है, विटामिन डी, ये सारे जो हैं हमारी हड्डियों को मेंटेन। अब अगर आपको थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, स्पेशली हाइपरथायराइडिज्म, उन लोगों की भी ऑस्टियोप्रोसिस होता है। या फिर कुछ ऐसी दवाएं हैं, उनमें से सबसे अहम एंटी कैंसर लेते हैं, एंटी सीजर दवाएं हैं, या जो लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिजोन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उनकी हड्डियाँ भी जो है वो कमज़ोर होती हैं। फिर वो लोग जिन्हें मैदे का मसला है, GIT प्रॉब्लम है, क्योंकि जब वो कैल्शियम लेते हैं तो उनका कैल्शियम प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं होता, प्रॉपर हड्डियों में नहीं जाता, हड्डियों का टूट फूट का अमल तो कंटिन्यूसली चल रहा है, लेकिन जब हड्डियों में कैल्शियम नहीं होगा तो बनेंगी कैसे हड्डियाँ। तो असल बात यह है कि जो आपने कैल्शियम लिया वो एब्जॉर्ब हो, आपकी हड्डियों तक पहुँचे, और जब हड्डियों में रीमॉडलिंग का अमल हो तो हड्डियों से आपके कैल्शियम ले सकें ताकि कैल्शियम उसमें डिपॉजिट हो। अब आपके पास कैल्शियम है ही नहीं तो आपकी हड्डियाँ ऑटोमेटिकली टूट तो वो तेज़ी से रहा है, वो अमल तो हो रहा है, लेकिन बनने का अमल आपका स्लो हो जाता है। तो उनको ये सारी चीज़ें जो हैं, या बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेने से भी क्या होता है, आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हड्डियों में ख़त्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा शुगर लेने से भी आपका कैल्शियम जो है वो बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर हमें अवेयरनेस हो तो हम ऑटोमेटिकली, हम शुरू से, बल्कि जब हम बच्चों को, अपने बच्चों की ग्रोथ कर रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे, हम उनको इन चीज़ों को अवॉइड करें। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये छोटी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम बगैर सोचे समझे ज़िंदगी में, नमक, चीनी, हम कहते हैं ठीक है मोटापे से इसका ताल्लुक है, इसका हड्डियों के ब्रिटल होने से, ऑस्टियोप्रोसिस से ताल्लुक है, मैंने कभी सोचा नहीं था, आई एम श्योर आपको भी आज पता चला होगा। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और काम की बात में हम बात कर रहे हैं ऑस्टियोप्रोसिस के बारे में। डॉक्टर शबाना इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रही हैं। यहाँ पे हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि कैल्शियम का इंटेक कितना ज़रूरी है। डॉक्टर शबाना, जब भी हम कैल्शियम की बात करते हैं ना, दिमाग में दूध आता है, दही आता है, वहीं पे ख्यालात आने बंद हो जाते हैं। मुझे बताइए कि कैल्शियम का इंटेक किस तरह से किया जाए, कौन कौन से टेस्ट हैं जिसकी मदद से पता चलेगा ऑस्टियोप्रोसिस है नहीं है, और विटामिन डी का किस तरह से एब्जॉर्प्शन का इससे ताल्लुक है? देखिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है। आप कितना भी कैल्शियम लेते रहें, आपका D3 लेवल जो है वो ठीक नहीं है तो आपका कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। ठीक है, आफ्टर 30 जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं जी अब तो हमारे 30 साल से ऊपर हो गए, अब हम कैल्शियम नहीं खाएंगे क्योंकि अब तो जज़ब ही नहीं होता, निकल जाए। ऐसा नहीं है, आपका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, अब आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आप दवा सप्लीमेंट्स भी लें और अपनी डाइट में भी लें। अच्छा, कैल्शियम जो है ज़्यादातर आपको मिल्क और मिल्क से बनी हुई प्रोडक्ट्स, जैसे आपको चीज़ है, बटर है, लस्सी है, छाछ है, दूध है, ये सारे आप ले सकते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री की मसनूआत, अंडे है, मुर्गी है, मछली है। अच्छा, इन सब चीज़ों में विटामिन डी भी आपको मिलेगा। हरे पत्तों वाली सब्जियां वो बहुत ज़्यादा अहम है, उसमें गोभी, पत्ता गोभी जो है उसमें बड़ी मिकदार में कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है। मेथी, जिसको हम कितना इग्नोर करते हैं, मेथी, बनाना, इंजीर। मेथी को हम इग्नोर नहीं करते, बालों में लगाते हैं। मेथी में भी है, बनाना ले लें, इंजीर ले लें। बनाना तो बहुत ज़रूरी है, पोटेशियम भी उसमें बड़ी मिकदार में होता है, वो हमारे घुटनों के लिए,
बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है आजकल डाइट कॉन्शियस है, हमने बनाना लेना छोड़ दिया, हमने फ्रूट्स लेना छोड़ दिए। आप इंजीर को अपने खाने का हिस्सा बनाएं। देखें जो हमारे मज़हब में चीज़ें हैं ना, खजूर जो है उसके अंदर बड़ी मिकदार में मिनरल्स हैं, विटामिन्स मौजूद हैं, आपका विटामिन डी भी मौजूद है, कैल्शियम भी आपका मौजूद है। पालक जो है वो आप अपने खाने का हिस्सा बनाएं। और जितनी भी भिंडी में बहुत ज़्यादा जो है वो भी आपको कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें, और अच्छा जितनी भी ब्राउन चीज़ें हैं जो अब हमारी जो बोन्स हैं इसके ऊपर लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स का मतलब ये होता है कि जो दोनों हड्डियों को जोड़ते हैं। लिगामेंट्स ऐसे होते हैं जैसे अब ये मेरा जोड़ है, ये जॉइंट है, ये हमारा ये पीछे वाली बोन है, ट्रायंगल स्कैपुला से कहते हैं, ये ह्यूमरस का। अब ये दोनों बोन ऐसे नहीं जुड़ेगी, इसको लिगामेंट्स जोड़ते हैं। यानी एक लिगामेंट का सिरा यहाँ, एक यहाँ, ये इन दोनों को आपस में हमारी बॉडी में जोड़ता है। अब इन लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी को मूव करने के लिए। तो इनकी स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है कि जैसे आपने ब्राउन ब्रेड ले ली, और बीन्स जो हैं स्पेशली फलियां जिसे कहते हैं, फलियों का बहुत इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और पानी जो है कम से कम जो है 10 से 12 गिलास अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। ये चीज़ें बहुत अहम है। उसके अलावा ओमेगा 3 जो मैं हर प्रोग्राम में बताया, ओमेगा 3 हमारे तमाम जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हार्ट के सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी के साथ ओमेगा 3 हमें बड़ी मिकदार में, जैसे अगर हम सस्ते, वैसे तो पोल्ट्री मसनूआत से मिलता है, लेकिन अगर बहुत सस्ते पे जाएं, अलसी के बीज ले लें, तुख मलंगा ले लें, ग्रीन टी को भी अपना हिस्सा बनाएं। चाहे मतलब उससे ये होता है डिटॉक्स होता है, उसमें इतना स्किम मिल्क भी नहीं पड़ता, सिंपल सा जो है वो आपकी बॉडी भी कंट्रोल में रहती है। जैसे आपने अभी ये इसीलिए बताया कि देखिए बैलेंस डाइट जब हम कहते हैं, हम अक्सर कभी शो में टाइम नहीं होता ऐसे ही बोल देते हैं, तो इन्होंने सारी की सारी आपको फूड सोर्सेज बता दी। अच्छा मुझे ये बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो आपको हो गया या आपको लग रहा है कि है, तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आप कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस हुआ है या नहीं हुआ? देखिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है मेनली ये इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर, थीफ ऑफ बोन। आपकी बोन्स का चोर है ये, आपको पता ही नहीं चलता। शुरू में तो इसमें आपको साइन सिम्टम्स पता ही नहीं चलेंगे, लेकिन अगर आपको अवेयरनेस है कि आपके ये रिस्क फैक्टर्स हैं। एस्ट्रोनॉट्स जो देखें, इसमें एक सबसे अहम फैक्टर जो मैं अभी आपको बता रही थी माइक्रोग्रेविटी का है। माइक्रोग्रेविटी का मतलब ये होता है जब ग्रेविटी कम हो जाए, जैसे एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाते हैं तो उनके मसल्स और बोन पे प्रेशर नहीं पड़ता, उनकी बोन्स बिल्कुल खोखली हो जाती हैं। इसी तरह कुछ ऐसी फीमेल एथलीट्स हैं जो लो कैलोरीज लेती हैं, लो कैलोरिक डाइट के हम स्मार्ट रहें, स्लिम रहें, कैल्शियम इंटेक उनका कम हो जाता है। और बाकी ये सारे जो मैंने फैक्टर्स, अगर आप लोग इस तरह के रिस्क फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ में तो आप खुद भी केयरफुल हो जाएं। वैसे तो इसका शुरू के स्टेजेस में नहीं पता चलता, इसकी अर्ली स्टेज जो है वो ऑस्टियोपेनिया कहलाती है, जब आपका कैल्शियम लेवल कम होता है। कोई तकलीफ होती है बॉडी में जैसे दूसरी चीजों में, आर्थराइटिस में होती है या नहीं होती? स्टार्टिंग में तो नहीं होती। स्टार्टिंग में आपको थकान महसूस होगी, ऐसा लगेगा कमजोरी हो रही है, और अनएक्सप्लेन्ड आपको पता नहीं चलेगा, कमर में आपको दर्द रहेगा। अच्छा, इसकी एक खास पहचान ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस एक चीज़ है, ऐसा नहीं है। आर्थराइटिस में तो आपको जोड़ों में दर्द होगा, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में आपको हड्डियों में दर्द होगा, और इसमें ख़ास हड्डियां हैं जिसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है। एक तो आपने देखा होगा ओल्ड एज जैसे होती है, उसमें कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर। अच्छा, ये दोनों में होता है, मर्दों और औरत दोनों में है। औरतों में 1:3 का रेशियो, यानी 3 औरतों में से 1 औरत को ऑस्टियोपोरोसिस होता है, और मर्दों में 1:8, यानी 8 मर्दों में से 1 आदमी को होता है। यानी औरतों को थोड़ा ज्यादा होता है। औरतों को ज्यादा होता है क्योंकि हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन मर्दों को ज्यादा इसलिए हो सकता है अगर वो स्मोकिंग करें, अल्कोहल ले रहे हैं, वॉक नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी हो सकता है। थायराइड का होने पर, थायराइड का प्रॉब्लम है तो भी। अच्छा, तो इसके बाद ये है कि सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करता है आपके कूल्हे के जोड़, बड़ी ये जो हिप बोन है ना, हिप बोन का जो हेड है, नेक ऑफ फीमर, उसके फ्रैक्चर बहुत होते हैं, वहाँ पर भी आपको दर्द होगा। उसके अलावा जो है ये रिस्ट के फ्रैक्चर बहुत कॉमन है, इसमें आपको दर्द भी होगा। जब आप वज़न इस पर लेंगे आपको अपने इन दोनों बोन्स के ऊपर दर्द महसूस होगा। इसके फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है आपका ये स्पाइन का फ्रैक्चर। जैसे ये स्पाइन में अगर देखें, जब हम कोई वज़न उठाते हैं, ये हमारे एंटीरियर स्पाइन का मतलब सामने की स्पाइन है, जब हम वज़न उठाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रेशर इस जगह आता है। तो जब आपकी बोन्स कमज़ोर होती हैं अंदर वाली, तो ये फ्रैक्चर, ये जो है ये एकदम से हड्डियाँ जो हैं ये टूट जाती हैं, मोहरे जो हैं इनमें फ्रैक्चर हो जाते हैं,
हैं और ये आगे से वेज शेप हो जाते हैं और आपका ऐसे आपकी हाइट जो है कम हो जाएगी, कोहान निकलना शुरू हो जाएगा आपकी बैक पे और आपका कद जो है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी अलामात हैं जो आपको जैसे ही नज़र आए, कमर में दर्द हो रहा है, मुस्तकिल हो रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, ना तो आप उठें ना बैठें, वैसे ही आप कमज़ोरी हो रही है, आपसे चला नहीं जा रहा और आपको दर्द महसूस हो रहा है, आपको बड़ी हड्डियों में दर्द महसूस हो रहा है, हाथों में दर्द महसूस हो रहा है, कोई वज़न उठा रहे हैं तो तकलीफ़ बढ़ रही है, तो ये वो साइन सिम्टम्स हैं कि आपने फौरी तौर पे जो है अपने डॉक्टर से रुजू करना है। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस में जो है सबसे पहले तो सिंपल एक्सरे कराते हैं। सिंपल एक्सरे क्योंकि हमेशा लो से हाई की तरफ जाना चाहिए, आप जाके फ़ौरन ये MRI CT स्कैन कराएं तो उसके अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करे तब एक्सरे कराते हैं। सिंपल एक्सरे में अगर डॉक्टर को नज़र आ जाता है बोन डेंसिटी, एक्सरे के अंदर पता चल जाता है कि बोन की डेंसिटी कम है, तो फिर डॉक्टर आपको फर्दर जो है अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करता है बोन डेंसिटी देखने के लिए। उसके अलावा डेक्सा डबल एनर्जी जो है एक्सरे, ये डेक्सा स्कैन किया जाता है। डेक्सा स्कैन में ये करते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर आपका -1.0 अगर आपका डेक्सा स्कैन में स्कोर है, अगर उससे कम आ रहा है, वैसे +1 +2 3, तो वो आप नॉर्मल हैं। अगर -1 से -2.5 तक आ गया तो इसका मतलब ये कि आप ऑस्टियोपीनिया में है, यानी आपकी अब डिटोरिएशन शुरू हो गई, अब आप प्रिवेंशन कर लें। और -2.5 से आगे अगर चला जाता है -3.5, इसका मतलब फिर तो आप हाई रिस्क पे आ गए ना ऑस्टियोप्रोसिस के। आपको कंप्रेशन फ्रैक्चर, जैसे आप ऐसे बैठे कंप्रेशन हुआ फ्रैक्चर हो गया, वज़न उठाया फ्रैक्चर हो गया, आप चल रहे हैं आपके पैर का फ्रैक्चर हो गया, आपको पता ही नहीं, तो वो आप अगर -3.5 पे आए तो आप हाई रिस्क पे आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने अभी प्रिवेंशन की बात की थी, अब अगर प्रिवेंशन का डॉक्टर आपको कहते हैं तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है? क्या इसमें कोई एक्सरसाइज भी की जा सकती है? देखें, प्रिवेंशन में सबसे पहले तो मैंने बताया पीक बोन मास बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने बच्चे को शुरू से ही जो है वो अपने हाई कैलोरी डाइट, बैलेंस डाइट, उसको एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब प्रिवेंशन में आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप केयरफुल हो गए, आपने अपना कैल्शियम लेवल चेक कराया, आपने देखा एक दफ़ा तो आपने अपने एग्जीक्यूटिव चेकअप कराते हैं या वैसे कैल्शियम का चेकअप? डॉक्टर शबाना, सब लोग नहीं करवाते, हम लोग इतनी चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं। एग्जीक्यूटिव चेकअप में हम तब जाते हैं डॉक्टर के पास जब तकलीफ होती है, और while knowing कि everybody is aging, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि एनुअल चेकअप कितना ज़रूरी है, कैल्शियम लेवल चेक कराना, और इतनी चीज़ें आपने ऑलरेडी बताई। देखिए, चलिए, अब हमारे यहाँ ऐसा है कि इकोनॉमिकली लोग इतने, कोविड के बाद ज़रा प्रॉब्लम, तो जब अगर आपको फ़र्ज़ करें दर्द हो रहा है, आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, थकान हो रही है, तो फ़ौरन आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ। विटामिन D तो वो टेस्ट करा लेगा, कैल्शियम वो टेस्ट करा लेगा। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा कैल्शियम लेवल तो ठीक है, हमारी हड्डियाँ कैसे कमज़ोर हो सकती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, कैल्शियम जो है 99% कैल्शियम जो है हमारी हड्डियों और हमारे दांतों में होता है। सही। 100 में से 99%, बाकी जो है 0.9% हमारे सेल्स में है, मसल्स वगैरह में। 0.1% हमारे खून में होता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में 0.1% होता है। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारी बॉडी का 0.1% जो है वो कम हो गया सपोज, तो हमारे ये पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन वगैरह ये एक्टिव होते हैं और ये हमारी हड्डियों से जो है जाके वो कैल्शियम खींचते हैं और ब्लड का लेवल मेंटेन रखते हैं। अच्छा, कैल्शियम का सिर्फ एक फंक्शन नहीं है हड्डियां बनाना, कैल्शियम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कैल्शियम हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करता है, हमारा जो LDL ख़राब वाला कोलेस्ट्रॉल है उसको कैल्शियम कम करता है और अच्छे वाले HDL को बढ़ाता है। कैल्शियम का एक फंक्शन नहीं है, कैल्शियम के मल्टीपल फंक्शंस हैं। तो जो ब्लड का कैल्शियम होता है वो तो वो मेंटेन कर लेता है ब्लड। तो अब जब हम अपना ब्लड देखें, टेस्ट ब्लड का ठीक है, लेकिन ब्लड का जो टेस्ट है वो इतना रिलायबल नहीं होता कि आप उससे ये मालूम कर सकें कि आपकी बोन्स कमज़ोर हैं या नहीं। तो कैल्शियम लेवल का टेस्ट होता कौन सा? बोन डेंसिटी टेस्ट होता है जो डॉक्टर आपका कराता है, एक्सरे कराता है, जैसे मैंने बताया डेक्सा स्कैन कराता है, उसमें आपको प्रॉपर पता चलता है कि आपकी हड्डियों 99% तो हड्डियों में कैल्शियम पड़ा हुआ है, तो वो आपका वो कम हो रहा होता है, उसको हम नहीं देखते, हम अपना ब्लड लेवल देख रहे होते हैं, तो वो तो आपका 0.1 है, वो 0.1 तो आपका ब्लड के हार्मोन्स उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए बहुत सारे पेशेंट उनको मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हमारा कैल्शियम लेवल हमने कराया था और वो हमारा ठीक आया। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपका कैल्शियम लेवल ठीक है तब भी आप जो है वो अपना डॉक्टर के पास जाके एक्सरे या फिर डेक्सा
एक्सरा स्कैन अगर डॉक्टर मुनासिब समझेगा तो वो आपको रिकमेंड करेगा। वैसे तो सिंपल एक्सरेज में भी पता चल जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आपको ये पता चल गया कि ऑस्टियोपोरोसिस है और कोई बिल्कुल समझे कि शुरू के स्टेज का है, जैसे आपने कुछ इंटेंसिटी बताई थी, तो अक्सर लोग ना बस बैठ जाते हैं कि मुझे डॉक्टर ने कहा है मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है, ना मैं चल सकती हूँ, ना मैं काम कर सकती हूँ। और फिर आप उन लोगों को जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, आप कहते हैं कि विद टाइम ये तो और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रहा है, और फिर आप उसी जो है वो बीमारी के एक और शख्स को देख रहे होते हैं ऑलमोस्ट सेम एज ब्रैकेट में जो एक्टिव है और बेहतर। तो ये जो एक्टिव होना है, चाहे कोई ख़ास एक्सरसाइज करें ना करें, उसका क्या गहरा ताल्लुक है ऑस्टियोपोरोसिस की साथ ज़िंदगी गुजारने में? बिल्कुल, अभी मैंने आपको जैसे बताया रिसर्च क्या कहती है। रिसर्च यही कहती है कि जब हमारी हड्डियों पे, हमारे मसल्स पे वज़न आता है, जैसे अब ये बोन्स है ना, अब जैसे मैं ये शोल्डर है, अब मैं शोल्डर के ऊपर इस तरह मूवमेंट कर रही हूँ, इसको यूज़ कर रही हूँ, हमारी हड्डियों पे जोर आता है, तो ये सिग्नल जाते हैं हमारी हड्डियों पे, और हड्डियों के जो सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट जो कि हड्डियाँ बनाते हैं रीमॉडलिंग, वो तेज़ी से काम करना शुरू करते हैं। यानी उनकी शुरुआत करने के लिए उनका काम, आपको वज़न की ज़रूरत होती है। ये उनकी मतलब चाबी है। अगर आप उसको वेट देंगे तो वो स्टिमुलेट होंगे और वो सेल जल्दी जल्दी आपकी हड्डियां बनाएंगे, आपका कैल्शियम डिपॉजिट होगा, आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। अब हम क्या करते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में सप्लीमेंट तो डॉक्टर देता है, सप्लीमेंट के बावजूद भी आपको क्यों नहीं कवर होता, उसकी रीज़न ये आप बैठ जाते हो। आप वॉक करो, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल एक्सरसाइज, सबसे सेफ एक्सरसाइज है, आप वॉक करो। जब आप चलते हो आपके पैरों के ऊपर वजन आता है, आपके घुटने के जोड़ पे वजन आता है, आपके हिप जॉइंट पे वजन आता है, आपके शोल्डर मूव करते हैं, पूरी आपकी बॉडी मूवमेंट में होती है। और जब आप सिंपल वॉक, बहुत सेफ है, आप अपने घर में वॉक करें, जिम ना जाएं, पार्क में नहीं जाएं, अगर आपको खतरा है गिरने का तो आप सिंपल वॉक करें। उसके बाद आप एक्सरसाइज साइकिल है वो आप ले लें। स्विमिंग अगर आप कर सकते हैं, स्विमिंग भी आप कर सकते हैं, वो मतलब इतनी ज़्यादा वो हमारे यहाँ इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन बहरहाल आप वॉक सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। और आप जॉगिंग कर सकते हैं सिंपल, अगर आप थोड़ा बेहतर हैं घर में खड़े होकर आप जॉगिंग करते रहें, तो ये कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी है। रनिंग, अगर आप सही हैं तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रनिंग करें। जितना ज़्यादा स्ट्रेस आप हड्डी पे डालेंगे उतना ज़्यादा आपकी हड्डी मजबूत होगी, आपके मसल्स मजबूत होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट के ऑस्टियोपोरोसिस के बाद आपने लेट जाना है, बिस्तर पे बैठना है, ये आपको ख़राब करेगा। भले आप देखें इसकी कई मेडिसिन आती हैं, कुछ तो आपको रोज़ खानी होती हैं, कुछ हफ्ते में एक दफ़ा होती हैं, कुछ महीने में एक दफ़ा होती हैं, कुछ ड्रिप की फॉर्म में साल में एक दफ़ा लगती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ऑस्टियोपोरोसिस जब तक कंट्रोल नहीं होगी, जब तक कि आप अपनी ये सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़, आप नमक छोड़ दें, शुगर जो है वो कम कर दें, सिगरेट छोड़ दें, चाय कॉफ़ी छोड़ दें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, पानी पिएं और अपना कैल्शियम और विटामिन डी का लेवल जो है वो मेंटेन रखें। ठीक है, मुझे लगता है ये मैसेज ही था, लेकिन अगर कुछ कहना चाहेंगी उन लोगों को जो कि देखते हैं कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, पेरेंट्स को देख के आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी इन अ नटशेल जो आपने अभी बताया? अच्छा में आयशा, सॉरी आयशा, पता है अब वक्त खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, कैल्शियम और विटामिन डी कौन सी लेनी चाहिए, कौन सी बता दीजिए, जाने से पहले प्लीज बता दीजिए। जी, असल में मसला ये है कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कौन सा कैल्शियम लेना है, कौन सी विटामिन डी लेनी है। हर तरह के विटामिन और कैल्शियम जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो कैल्शियम जो है वो हमारे दो तरह के कैल्शियम दिए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट। कैल्शियम कार्बोनेट उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, ये उन लोगों को दिया जाता है जिनके मैदे, GIT, लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सबसे ज़्यादा सेफ है। उसके अलावा इसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। कैल्शियम सिट्रेट उन लोगों को दिया जाता है जिनका लीवर का प्रॉब्लम है, GIT का प्रॉब्लम है। इसका ये जो है वो मैदे को अपसेट नहीं करता, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन कम है और ये महंगा होता है। ये तो दो फॉर्म है कैल्शियम की। इसके अलावा विटामिन डी भी दो तरह का होता है, एक एक्टिव फॉर्म में दिया जाता है, एक इनएक्टिव फॉर्म में। विटामिन डी जब इनएक्टिव फॉर्म में दिया जाता है, ये उन लोगों को दिया जाता है जिनको GIT का प्रॉब्लम नहीं है, जिनको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे ज़्यादा सेफ होता है, सबसे ज़्यादा सस्ता होता है और इसको टॉक्सिसिटी इसमें कम होती है, यानी इसके लेवल को मेंटेन नहीं करना पड़ता, ये खुद ही हमारी बॉडी इसको मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, GIT का प्रॉब्लम है, तो आप इनएक्टिव फॉर्म D3 नहीं ले सकते। आपको एक्टिव फॉर्म दी जाती है। एक्टिव फॉर्म में जो है वो आपको अगर लीवर का है तो अलग दी जाती है और किडनी का तो ये दोनों में 0.25 माइक्रो mg का डोज होता है। तो मकसद बताने का ये है कि हर तरह का विटामिन D3 और हर तरह का कैल्शियम आप नहीं लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसीलिए कैल्शियम लेने के बावजूद
बावजूद हड्डियां आपकी कमजोर है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक पे जाने का टाइम है और ये बात को बताने का मकसद ये था कि कभी कभी हम कहते हैं कैल्शियम की कमी चले है, अगर टेस्ट करा लिया, भाई वैसे तो टेस्ट भी अक्सर जो है वो लोग यूजुअली नहीं करा रहे होते, मगर टेस्ट अगर करा लिया उसके बाद हम कहते हैं चलो खुद ही से जो है ना कोई भी ये वाला ब्रांड ले लेते हैं। नहीं, डॉक्टर से पूछें किस किस्म की कैल्शियम या किस किस्म की विटामिन डी की आपको ज़रूरत है। ब्रेक पे जा रही हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको सीन मीम की ओनर के साथ। आज क्या सीखे में कुछ आर्ट सीखने वाले हैं हम, राइट आफ्टर कमिंग फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। जल्दी से वापस आ जाइए।